बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नोट्स की। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार यहाँ पे हमारे पास रूमेटोलॉजी के अंदर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या? इट इज द मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस विद मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस विथ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। अगर इटियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो क्यों होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यार? तो जनरली 20 से 30 साल के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 to 30 ईयर्स में देखने को मिलता है ना। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन एज कम्पेयर टू मेल्स। माइकोप्लाज्मा की वजह से हो सकता है, माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन की वजह से, हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर HLA DR4 या फिर DR8 की वजह से भी हो सकता है ना। सो ये हमारे पास इटियोलॉजिकल फीचर्स हो गए। कैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों देखने को मिलता है उसके हमने देखे कारण, ठीक है। तो अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो कैसे होता है भाई? पहले तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी साइनोवाइटिस देखने को मिलेगा। प्राइमरी साइनोवाइटिस के बाद पेनस फॉर्मेशन देखने को मिलता है अपने को। पेनस फॉर्मेशन के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? बोन इरोजन। एंड बोन इरोजन के बाद हमारे पास इरिवर्सिबल डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकता है। ओके सो ये हो गया पैथोजेनेसिस यार। प्राइमरी साइनोवाइटिस, पेनस फॉर्मेशन, बोन इरोजन, इरिवर्सिबल डिफॉर्मिटी। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास आर्टिकुलर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स, ठीक है। सो आर्टिकुलर फीचर्स की अगर हम बात करें आर्टिकुलर फीचर्स में, आर्टिकुलर फीचर मतलब यहाँ पे जो डिस्टल इंटरफेरेंस हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते आर्टिकुलर के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है? सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होता है स्मॉल जॉइंट्स का ऑफ हैंड, ज़्यादा क्या होगा? रिस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा एज कम्पेयर टू मीडियल, है ना, सॉरी एज कम्पेयर टू मेटाकार्पल जॉइंट, एंड देन लास्ट में प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये सपोज हाथ हो गया तो ये पहले रिस्ट इन्वॉल्व हो सकता है, फिर यहाँ पे ये है ना कार्पल और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ये फिर यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल वाले, है ना। उसके बाद हमारे पास अगर बात करें हैंड एंड रिस्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे हैंड एंड रिस्ट इन्वॉल्वमेंट में, तो याद करने का तरीका क्या है यार? CG बस। सी से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। जी से हमारे पास गेम कीपर थंब देखने को मिलेगा। बी से हमारे पास बटन होल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। यू से अल्नर डिविएशन देखने को मिल सकता है ना। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, एस से हमारे पास स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा, है ना। और क्या? स्पेंडलिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिल सकता है। तो हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे यार, आर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर्स, जहाँ पे हैंड एंड रिस्ट में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हमने देखे ना। अगर हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स की बात करें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास हड्डियों से दूर, ठीक है। सो हड्डियों से दूर हमारे पास आँखों में क्या देखने को मिलेगा?
आइस के अंदर हमारे पास केराटोकोनस देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आर्थराइटिस सिर्फ हड्डियों में चीज़ें दिक्कतें देखने को मिलेगी, यहाँ पे आंखों में दिक्कत देखने को मिल सकता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट में। केराटोकोनस आइस के अंदर है ना, केराटोकोनस सिका देखने को मिल सकता है, और स्क्लेराइटिस देखने को मिल सकता है, और एपिस्क्लेराइटिस देखने को मिल सकता है। लंग्स के अंदर प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं यार। हार्ट के अंदर कार्डियक में क्रोनिक मिट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है, दैट इज क्रोनिक एमआर। इस्केमिक हार्ट डिसीज देखने को मिल सकता है, पेरिकार्डाइटिस, है ना। अगर मस्कुलोस्केलेटन की बात करें, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन के अंदर हमारे पास मायोपैथी देखने को मिल सकता है मसल्स के अंदर यार, और मायोपैथी के बाद ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। अगर हम हेमाटोलॉजिकल की बात करें तो हेमाटोलॉजिकल फीचर्स में हमारे पास हड्डियों से दूर कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ तो एनीमिया देखने को मिल सकता है यार ब्लड में। स्प्लीनोमेगेली देखने को मिल सकता है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगा। न्यूट्रोपीनिया देखने को मिल सकता है, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे। So these are the extra-articular features of rheumatoid arthritis, articular features of rheumatoid arthritis, okay। So अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि rheumatoid arthritis का डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई, जैसे हमने SLE का डायग्नोसिस किया था SLICC क्राइटेरिया से, उसी प्रकार जो rheumatoid arthritis होता है उसमें हमारे पास यूलार स्कोर होता है यार, ठीक है। यूलार स्कोर में अगर 6 या फिर 6 से पॉजिटिव हैं तो हमारे पास क्या बोलेंगे कि कंफर्म हो गया है क्या, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये जो यूलार स्कोर है ये कंफर्म करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, एंड इट इज बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स यार। एंड ये 4 पैरामीटर्स में क्या है, जो पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, इसके बाद हमारे पास जो टाइटर्स हैं, है ना, RAF का जो रूमेटॉइड एंटीबॉडीज़ हैं, है ना, मतलब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो फैक्टर्स हैं उनके टाइटर्स देखेंगे। सो टाइटर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर्स एंड जो anti-CCP एंटीबॉडीज़ हैं इनके हम टाइटर्स देखेंगे। और क्या करेंगे, ESR कराएंगे, CRP चेक करेंगे, और क्या कराएंगे भाई, जो ड्यूरेशन है आर्थराइटिस का उसको भी चेक करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ आर्थराइटिस इज इम्पॉर्टेंट, सो दिस यूलर क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन दिस 4 पैरामीटर्स यार, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, हमने डायग्नोसिस कर लिया, इन्वेस्टिगेशन में हम सीरोलॉजी कराएंगे। सीरोलॉजी के अंदर रूमेटॉइड फैक्टर्स देखेंगे, है ना। मार्कर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करेंगे यार, मार्कर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, मार्कर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करें तो इसमें एनीमिया आता है, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आता है, इसमें हमारे पास ESR CRPs आते हैं। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़ के चेक करेंगे। ऑटो एंटीबॉडीज़ में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, है ना, इसके टाइटर्स को चेक करेंगे। एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ कितने वो चेक करेंगे ऑटो एंटीबॉडीज़ के अंदर। रेडियोलॉजी करा सकते हैं यार हमारे पास किसका, जो अफेक्टेड जॉइंट है उसका, ओके। क्या करा सकते हैं, रेडियोलॉजी ऑफ अफेक्टेड जॉइंट। और क्या करा सकते हैं भाई, USG करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करा सकते हैं। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस हो गए ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नाउ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, जनरल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जनरल मेजर्स कौन कौन से लेंगे, तो पहले तो बोलेंगे कि रेस्ट लो, आसान है ना, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है।
स्प्लिंटिंग करना है यार किसका, जो इन्वॉल्व जॉइंट है उसका, रेस्ट एंड स्प्लिंटिंग ऑफ इन्वॉल्व जॉइंट। और क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे। और क्या कराएंगे भाई, स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलेंगे, अगर स्मोकिंग करता है आदमी तो स्मोकिंग सीजेशन। ये जनरल ट्रीटमेंट हो गया ना। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, देखो मोस्ट ऑफ दी हमारे पास जितने भी रूमेटोलॉजी के अंदर जो भी डिसीजेंस हैं उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है ज़्यादातर सेम होता है यार, ठीक है। तो हमारे पास सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर भी यही ट्रीटमेंट हमको हमारे पास देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले तो एनासाइड्स देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। और क्या दे सकते हैं हमारे पास, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर प्रेडनिसोलोन देंगे यार, है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे को पता है कि हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या देते हैं, डीमार्ट्स देते हैं, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। तो डीमार्ट्स हमारे पास ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन बायोलॉजिकल्स, एक होते हैं बायोलॉजिकल्स। तो अगर हम डीमार्ट्स की बात करें तो दिस आर व्हाट, दिस आर डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। सबसे पहले तो यहाँ पे बायोलॉजिकल्स नहीं, नॉन बायोलॉजिकल्स की बात करते हैं। और ये जो नॉन बायोलॉजिकल्स जब भी किसी आदमी को देंगे उसको साथ में फोलिक एसिड भी देंगे यार। नॉन बायोलॉजिकल्स में क्या क्या आता है, याद रखने का तरीका क्या है, एच डी साल जी एम, एच डी साल जी एम, एच डी साल जी एम में हमारे पास याद रखते हैं कौन कौन से नॉन बायोलॉजिकल्स हैं। तो एच से हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। डी से हमारे पास क्या आता है, डी पेनिसिलामीन। एस से हमारे पास क्या है, सल्फासेलाजीन। ए से हमारे पास क्या है भाई, एजोथायोप्रीन। एल से हमारे पास क्या है, लेफ्लुमाइनिड। ओके, सो लेफ्लुमोनाइड इज, एल से हमारे पास एंटी डीमार्ड है नॉन बायोलॉजिकल। जी से हमारे पास गोल्ड भी देते हैं किन्हीं किन्हीं में। एम से हमारे पास है मिनोसाइक्लिन और मीथोट्रेक्सेट। बच्चे को पता होगा मीथोट्रेक्सेट सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग सबसे लास्ट में लिख रहे हैं, मिनोसाइक्लिन और मीथोट्रेक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। तो कितना दिया जाता है भाई मीथोट्रेक्सेट को, 2.5 टू 7.5 ग्राम्स, सॉरी 7.5 माइक्रोग्राम पर वीक, ठीक है। अगर इससे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स अगर इससे नहीं आ रहा है, विद इन 4 से 8 हफ्ते में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डोज को बढ़ाएंगे यार, है ना। डोज को बढ़ाएंगे, यहाँ पे हर मंथ डोज को बढ़ाएंगे 2.5 टू 5 माइक्रोग्राम हर मंथ, ठीक है। 2.5 टू 5 माइक्रोग्राम डोज को बढ़ाएंगे पर वीक। कितने के लिए, ईच मंथ हमारे पास, है ना, इसको बढ़ाएंगे। कितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं यार, मैक्सिमम हम इसको जो डोज है मीथोट्रेक्सेट का वो 15 से 20 माइक्रोग्राम तक ले जा सकते हैं पर वीक, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी नॉन बायोलॉजिकल्स, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डीमार्ट्स के फॉर्म में, है ना। उसके बाद हम बायोलॉजिकल्स की बात करें, बायोलॉजिकल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये है हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं मैक्सिमम यहाँ पे। सो बायोलॉजिकल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो इटानासेप्ट, ठीक है, इटानासेप्ट हो गया, इन्फ्लिक्सीमैब, इन्फ्लिक्सीमैब एंड अडालीमुमैब, है ना। इटानासेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब एंड अडालीमुमैब ये सब क्या है, दीस आर TNF अल्फा इनहिबिटर्स,
ओके। उसके बाद अगर हम इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करें, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, एनाकिंड्रा। ठीक है। अगर हम एंटी CD20 एंटीबॉडीज की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, रिटुक्सीमैब। दीज आर ऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यार। अगर हम टी सेल एंटीबॉडीज की, टी सेल एजेंट्स की बात करें तो टी सेल एजेंट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, एबाटासेप्ट। ठीक है। तो ये हमने देखा बायोलॉजिकल्स के अंदर, TNF अल्फा इनहिबिटर्स, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंटी CD20 एंटीबॉडीज, टी सेल एंटीजेंस और एजेंट्स की बात की, है ना। सो ये सब हमने देखा मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सर्जरी के अंदर क्या क्या करा सकते हैं यार, सर्जरी के अंदर हम क्या क्या करा सकते हैं, ओके। सर्जरी के अंदर हमारे पास साइनोवेक्टोमी करा सकते हैं, जो जॉइंट इन्वॉल्व है उसको पूरा वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड को निकाल सकते हैं पूरा। ठीक है। सो साइनोवेक्टोमी करा सकते हैं, ऑस्टियोटोमी करा सकते हैं, आर्थ्रोडेसिस है ना, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सीजन आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, मतलब जॉइंट जो खराब हो गई उसमें रिपेयर करेंगे, एक्सीजन आर्थ्रोप्लास्टी, एंड लास्ट में तो जब कुछ नहीं बचा तो जॉइंट रिप्लेसमेंट। दिस आर दी सर्जिकल मेथड्स हमने बताया, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की, सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात की, जनरल ट्रीटमेंट की बात की, डायग्नोसिस की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, पैथोजेनेसिस की बात की, न्यूरोलॉजी की बात की, है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, है ना। तो रूमेटोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट SLE एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद एक गाउट देखेंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है ये।